तिरंगा केवल 3 रंगों से बना एक ध्वज नहीं, ये कहानी है हमारी आज़ादी की, पहचान है हमारे वीरों के बलिदान की। वो सशक्त भावना है जो 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है। तिरंगा जब किसी घर की छत पर लहराता है तो वो उस घर को पूरे राष्ट्र से जोड़ देता है, और जब यही तिरंगा किसी युवा के हाथ में होता है तो केवल गर्व नहीं जगाता बल्कि देश के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। साल 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। वर्ष 2026 में इसका 5वां संस्करण जो है वो 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जा रहा है, और इस बार अभियान को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष की भावना से जोड़ा गया है। तिरंगा कॉन्सर्ट, साइकिल, बाइक और इलेक्ट्रिक वाहन रैलियों के साथ अनेक कार्यक्रम के जरिए देश को राष्ट्र प्रेम और जन भागीदारी के एक सूत्र में बांधने का अहम प्रयास हो रहा है। युवा पीढ़ी को तिरंगे के इतिहास, उसकी गरिमा, उसके ध्वज संहिता से जोड़ने के लिए नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्विज 2026 भी शुरू किया गया है, और इसमें जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे युवा, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को उनको करीब से देखने का अवसर मिलेगा। यानी प्रयास ये है कि युवा तिरंगे के साथ तस्वीर ही ना लें बल्कि उसके इतिहास, मूल्यों और जिम्मेदारी को भी समझें। आज हमारा सौभाग्य क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जिन्होंने भारत को केवल मानचित्र पर नहीं बल्कि यात्राओं, गांवों, छोटे शहरों, कस्बों, युवाओं के सपनों के बीच जाकर समझा है। जी हाँ, हमारे साथ है देवरिया के लोकप्रिय लोकसभा सांसद श्री शशांक मणि जी। बहुत स्वागत है शशांक जी। और आपके साथ जब भी संवाद करती हूँ तो एक अलग ही गर्वानुभूति होती है मेरी। एक सैनिक परिवार से मिले राष्ट्र सेवा के संस्कार, साल 1997 की आज़ाद भारत रेल यात्रा, लगभग 8000 किलोमीटर की जागृति यात्रा और पूर्वांचल में उद्यमिता का वातावरण तैयार करने के उनके प्रयास युवाओं को देश के लिए बड़ा सोचने और बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं। उनका विश्वास है कि विकसित भारत की असली शक्ति केवल महानगरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और जिलों में है। तो आज उनसे समझेंगे हर घर तिरंगा का उत्साह, हर युवा का संकल्प कैसे बने, देश प्रेम को उद्यमिता, सेवा और राष्ट्र निर्माण से कैसे जोड़ा जाए, और तिरंगे के सामने लिया गया एक छोटा संकल्प विकसित भारत की बड़ी यात्रा का हिस्सा और आधार कैसे बन सकता है। शशांक जी, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आपसे मेरा जो प्रश्न है वो ये कि आपके पिता लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि जी ने लगभग 4 दशक तक सेना में सेवा की। एक सैनिक परिवार से जुड़े होने के नाते राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ पिता का जो आदर्श है, साहस है, अनुशासन है और राष्ट्र सेवा की स्मृति आपके अंदर है। बचपन से तिरंगे से आपका भावनात्मक रिश्ता आज तक कैसा रहा है जब आज आप जनप्रतिनिधि बन चुके हैं? देखिए, मेरे पिताजी का आर्मी में होना, करीब 40 साल की उनकी सर्विस और बड़े उच्च पद पे होना मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे पूरे परिवार कुछ न कुछ देश को देता रहा है, लेकिन चूंकि वह मेरे हिसाब से सैनिक रहे तो एक ध्वज से अलग जुड़ाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग उस ध्वज का प्रणाम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो सैन्य बल हैं वो सरहदों पे, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे हमारे समुद्री तट हों, चाहे असम के जंगल हों, वहाँ पर तैनात हैं। तो मैं इस ध्वज के माध्यम से भी उनको प्रणाम करना चाहता हूँ जो हमारे सभी सैनिक बल हैं। मेरे पिताजी अभी 92 ईयर्स के हैं, अभी भी उनमें वो शौर्य और शक्ति दिखती है जो उनके उसमें थी। जो 1971 के वॉर में उनकी टोली पहली टैंक की टोली थी जो ढाका पहुँची थी, और उसी के साथ साथ उन्होंने 65 वॉर में भी बहुत बड़ा एक किरदार निभाया था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग, सभी लोग, मेरे पिताजी ही नहीं, सैन्य बल के सभी लोगों को तिरंगे के माध्यम से हम लोग को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में 15 अगस्त का दिन वो याद दिलाता है कि आज ही हम आज़ाद हैं और हमारे जो इर्द गिर्द के इलाकों में जो कुछ हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ जो खड़ा है सरहदों पे, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, उसमें मैं समझता हूँ वो सैनिक ही है। तो इस तिरंगा जो एक उत्सव है उसके माध्यम से मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि उनके शौर्य से ही हम लोग चैन की नींद सोते हैं। और हम लोग को ये भी देखना चाहिए, क्योंकि मैं डिफेंस कमेटी में भी हूं, कि कैसे हम लोग उनको और बल दें। जैसे कि हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट कैसे अच्छी तरह मैन्युफैक्चर करें, ताकि जब वो किसी युद्ध में जाएं, युद्ध की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि युद्ध होता है तो उनके पीछे पूरी हमारी बल रहे। तो जैसे वो सैनिक सरहदों पर तैनात हैं वैसे ही हम लोग को भी अपने जीवन में उनके ख्याल के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल। भारत को खोजने की जो पहली यात्रा है आपकी, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। 1997 जब 200 युवाओं को लेकर आपने करीब 8000 किलोमीटर की यात्रा की, उसके अनसुने जो नायक हैं उनको जाना समझा, यात्रा का वो कौन सा अनुभव है जो आज आप साझा करने चाहेंगे? क्योंकि जब हम देश को जानने समझने के लिए कोई यात्रा करते हैं, जो सबसे सुंदर चीज़ होती है वो होता है उस देश का ध्वज
जो अपने छांव तले सभी को एकता के सूत्र में पिरोता है। उसमें बहुत रोचक यात्रा इसलिए थी क्योंकि 50वीं वर्षगांठ का उस समय हमारा समारोह था। मैं बहुत यंग था उस समय, मेरे पास एक जज्बा था। इस प्रकार की यात्रा कभी हुई नहीं थी, लेकिन शायद मेरे परिवार का जो एक घुमक्कड़ी का जिज्ञासा मुझ में है, वो भी शायद आर्मी बैकग्राउंड से होता है। हम लोग जगह जगह रहे, चाहे वो संगरूर पंजाब में हो, चाहे अहमदनगर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। तो उसके माध्यम से मैंने सोचा कि हम लोग अपने छात्र छात्राओं को, नवयुवकों को देश का भ्रमण कराएंगे रेल यात्रा में, तो हो सकता है 50वीं वर्षगांठ में भविष्य की एक हम लोग दूरगामी सोच से आगे बढ़ पाएंगे। उसमें सब लोग इतिहास गिन रहे थे कि 50 साल पहले कैसे स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमने करीब 30 साल पहले ये प्रण लिया कि अगले 25 साल में भारत कैसे चलेगा। और उसके लिए हमने बोला शोध किया जाए। 200 बच्चे पूरे देश भर से हम लोगों ने चयनित किए, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थे उनके। एक पूरी ट्रेन हमने हायर करी, पहली बार करा था, तो मैं समझता हूँ उसमें कई दुविधाएं भी थी। तो जो एक स्मरण में था, उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन बहुत ही कम होते थे, 3-4 होते थे। उसी को लेके हमने 8000 किलोमीटर, करीब 250 लोग थे, और उसके साथ साथ केटरिंग मिला लिया तो करीब 500-600 लोग थे। उनको लेके एक पूरी ट्रेन में पहले बार भ्रमण किया, और वो विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा उस समय हो गई जब कल्पना नहीं कर सकते थे लोग कि इस प्रकार की यात्रा हो सकती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें इतना मैं थका मारा वापस आया उस 22 दिन की यात्रा के बाद कि मैंने बोला कि पता नहीं कभी हो पाएगी। लेकिन सौभाग्य ये है कि उसके बाद मैंने किताब लिखी, भारत एक स्वर्णिम यात्रा, इंडिया जर्नी थ्रू हीलिंग सिविलाइजेशन, हार्पर कॉलिंस और प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की है। और उसके बाद लोगों में एक नई उमंग जागी 2007 में कि हम लोग कैसे और आगे बढ़ें, और उसी का अनुकरण करते हुए आज की तारीख में जागृति यात्रा पिछले 18 साल से भी चल रही है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 50वीं वर्षगांठ में भारत माता ने मुझे उतना बल दिया, उतना संबल दिया, इस तिरंगे ने मुझे उतना संबल दिया कि मैं आगे चल के भविष्य के लिए बच्चों को तैयार कर सकूं। और उसी के अनुकरण करते हुए आज की तारीख में जागृति यात्रा के 500 बच्चे हर साल चल रहे हैं। बहुत सुंदर। वंदे मातरम से विकसित भारत तक, हम जानते हैं कि हर घर तिरंगा की जो थीम है इस बार वंदे मातरम, चूंकि इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसकी भावना से जोड़ा गया है। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि वंदे मातरम, जिसने आज़ादी की अलग जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश को आज़ाद दिलाने में, कैसे ये विकसित भारत के संकल्प के लिए आज के युवाओं को प्रेरित करता है? देखिए, वंदे मातरम से पहले मैं थोड़ा सा आपको 1857 के युद्ध तक ले जाता हूँ, जो मेरे ही क्षेत्र से आता है। मैं देवरिया का सांसद हूँ, मेरे बगल का डिस्ट्रिक्ट है बलिया, वहाँ से मंगल पांडे उठे और लक्ष्मीबाई भी पूर्वांचल की थी, मणिकर्णिका थी। तो मैं समझता हूँ कि मैं उन नेताओं को, उन पुरोधाओं का स्मरण करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जब एक आवाज़ उठी कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को हटाएंगे, तब जाके उससे करीब 20 साल बाद वंदे मातरम का गाना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। और बहुत अच्छी बुक है, किताब है आनंद मठ। अगर हमारे नवयुवकों ने पढ़ी नहीं तो अवश्य पढ़िए। ये दुर्भाग्य इस देश का है कि बहुत सालों तक उस किताब को छुपाया गया था, क्योंकि उसमें क्रांतिकारी शब्द थे। और उसके बाद जब ये वंदे मातरम का गीत उठा तो उसका अनुकरण करते हुए कई ऐसे योद्धा आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि विवेकानंद, उसके पहले उन्होंने छात्रों को बोला कि आप उठो, जागो, आगे बढ़ो। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक, अन्य लोगों ने से प्रेरणा ली। मैं समझता हूँ कि हमारी क्रांतिकारी एक इतिहास है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने प्रेरणा ली, और उसके माध्यम से आज की तारीख में हम लोग एक और नए प्रेरणा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वंदे मातरम कोई नेगेटिव शब्द नहीं था। उस समय बहुत हम लोग के ऊपर अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किया था। 1857 में किया था, बंगाल में सांथाल जो रेबेलियन जिसका इसमें व्याख्यान है उसमें किया था। उसके बाद कई फैमिन्स आए थे। लेकिन वंदे मातरम नकारात्मक सोच से नहीं पूछा है, वंदे मातरम में सकारात्मक सोच थी। क्या सकारात्मक सोच? कि अपनी भारत माता का वंदन करो। हम किसी को बाहर भगाने के लिए उनकी निंदा नहीं कर रहे थे, हम तो अपनी प्रशंसा कर रहे थे कि अपने में जो छुपा हुआ हनुमान है, अपने में छुपी शक्ति है, उसको जगाया जाए। तो आज भी मैं समझता हूँ जो तिरंगा यात्रा हो रही है, तिरंगा अभियान हो रहा है, उसमें यदि वंदे मातरम को जोड़ें तो हमें सकारात्मक शक्ति से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पहले होता था कि इसको हटाओ उसको हटाओ, अब तो हमें देश बनाना है। बनाने की भावना में जो एक जागृत वंदे मातरम का स्वर है, जो कि सुजलाम सुफलाम अपने देश से प्रेम है, उसमें अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग एक नए राष्ट्र का निर्माण भी करेंगे। तो मैं वंदे मातरम को आज की क्रांति से इस तरह जोड़ता हूँ कि वंदे मातरम जब हमारा देश एक तरह से प्रताड़ित हुआ था तब भी पॉजिटिव था। आज की तारीख में हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो हम लोग उसको एक पॉजिटिव एनर्जी से आगे ले जाना पड़ेगा, नकारात्मक सोच से हटना पड़ेगा। जी बिल्कुल। शशांक जी, अगर मैं सेल्फी से आगे राष्ट्र प्रेम की बात करूं, क्योंकि करोड़ों युवा जो है वो तिरंगे के साथ तस्वीरें साझा करते हैं और सेल्फी विद तिरंगा ये एक कैंपेन भी है, ये उत्साह योग्य है, इसका स्वागत है। लेकिन राष्ट्र प्रेम जो है केवल सेल्फी तक सीमित ना रहे,
तिरंगा लहराना फहराना हमारा अधिकार है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसे लेकर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी आप कैसे तय करेंगे? यही जो मैंने वंदे मातरम को उल्लेख किया कि उसमें भी सोच थी, सकारात्मक सोच, की अपनी भारत माता को कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरा ये आग्रह होगा, जो सेल्फी लें अवश्य आप सोशल मीडिया पे डालिए, लेकिन उसके साथ साथ आप एक क्षेत्र को चयनित करिए जो आपका क्षेत्र। भारत बहुत बड़ा है, लेकिन उसके नवयुवक अगर एक एक छोटे छोटे क्षेत्र अपने चयनित कर लें, अपनी हाउसिंग सोसाइटी चयनित करिए, अपना जिला चयनित करिए, अपना तहसील चयनित करिए और वहाँ पर कुछ करिए समाज के लिए, क्योंकि जब आप देते हैं तो आपको मिलेगा। वंदे मातरम का ये स्वर है कि जब आप भारत माता को कुछ देंगे तो भारत माता तो उठेगी, लेकिन आप भी उठेंगे। और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी ने बात करी है कि जब अर्थ होता है, अर्थ किसी काम से मिलता है, लेकिन अर्थ आपके जीवन में तब आता है जब सकारात्मक काम करते हैं। और ये सिद्ध हो गया है मैंने वैज्ञानिकों से कि जब आप कोई अच्छा पॉजिटिव काम इकोसिस्टम के साथ मिलकर करते हैं औरों के साथ, तभी जाके भारत माता आगे बढ़ता है। और ये दुर्भाग्य इस देश का ये है कि हम लोग के यहाँ बहुत ही ऐसी सोशलिस्ट सोच आ गई थी, ऐसी कम्युनिस्ट सोच आ गई थी जिसमें सब चीज़ सरकार की जिम्मेदारी थी। हम लोग का ये मानना है कि सबका प्रयास और सबके प्रयास से ही देश आगे बढ़ेगा। और यही नव क्रांति के लिए अगर आप सेल्फी लें अवश्य लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मन बनाइए कि आप कहाँ पर कैसे क्या करेंगे। मैंने भी यही किया अपने संसदीय क्षेत्र में, जो मेरा गृह जनपद है, वहाँ पर मैंने उद्यमिता से प्रचार किया, कई ऐसे लोगों को खड़ा किया यात्रा के माध्यम से। आप भी चयनित करिए कि आपका क्या विषय होगा और उससे आप देश को कैसे देंगे, और देश को देने पे आपका भी भला होगा। शशांक जी, आप ये मानते हैं कि जो भारत का भविष्य है वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में बसता है? देवरिया ज़िले के का जो छोटा शहर है, वहाँ का युवा जब तिरंगे को फहराता हुआ देखता है तो वो उसको कैसे ये विश्वास मिलेगा कि उसके जो सपने हैं वो भारत के भविष्य के लिए अहम स्थान रखते हैं और भारत के भविष्य से जुड़ते हैं? उसे आप ये कैसे विश्वास दिलाएंगे? पहले तो इस थ्योरी को मैं थोड़ा सा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं दर्शकों को, कि एक मिडिल ऑफ डायमंड थ्योरी है मेरी, कि अधिकांश भारत न तो अति गरीब है न तो अति अमीर है। जो 240 टियर 2 और टियर 3 जिले हैं उसमें 80 करोड़ भारत रहता है। लगभग 60% आबादी हमारी ऐसे जिलों में, जैसे देवरिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, टियर 2 है गोरखपुर, कुशीनगर टियर 3 है, देवरिया टियर 3 है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो हम लोग को अपने संज्ञान में लाना चाहिए कि अगर हम लोग को विकास करना है तो बड़े बड़े शहरों में ही विकास हो। इससे मेरे हिसाब से अब काम नहीं चलेगा। और जो ऊर्जा है टियर 2 टियर 3 जिलों में बहुत बड़ी है। तो अब आपके प्रश्न पे आता हूँ कि कैसे उस ऊर्जा को अनलॉक किया जाए। उसका माध्यम ये है कि हम लोग चाहते हैं कि उस ऊर्जा में सरकार का तो समावेश हो, लेकिन सरकार का जो योगदान है वो जामबंद का होना चाहिए। वो ये नहीं कि हर काम वही करे। हो सकता है कि एक बॉटम ऑफ द डायमंड है जहाँ पर करीब 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी सरकार की आवश्यकता है, लेकिन जो मध्य भारत के लोग हैं जो कि 80 करोड़ लोग हैं, जिसमें युवा शक्ति बहुत प्रमुख है, उसको हम लोग को अपने बल पे खड़े होने की शक्ति देनी पड़ेगी। इसीलिए तिरंगा यात्रा और तिरंगा का भी अभियान जो है बहुत प्रमुख है, क्योंकि इससे उनको शक्ति मिलेगी कि हमारे पीछे एक समाज खड़ा है, हमारे पीछे राष्ट्र खड़ा है, हम आगे बढ़ेंगे तो निडर होकर आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसमें भी मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जो टियर 2 टियर 3 जिले के हैं, मैं भी धोती कुर्ता पहन के अपने ही गांव में रहता हूं, मैं व्हाइट हाउस भी धोती कुर्ता पहन के चला गया। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम लोग अपनी संस्कृति में विश्वास नहीं करेंगे, तब जो भी काम करेंगे वो पाश्चात्य सभ्यता की जो तमाम उपलब्धियां उसी का नाटकीय मेरे हिसाब से प्रयोग करके करेंगे। मेरा ये मानना है कि भारत में एक नई ऊर्जा आ रही है, वो टियर 2 टियर 3 जिलों में है। मेरे गांव का जो बरगद का पेड़ है उससे मैं ऊर्जा लेता हूं। तो जब मेरे गांव के बरगद के पेड़ से मुझे ऊर्जा मिलती है तो भारतीय ऊर्जा है वो। ऐसा नहीं कि बाहर की चीज़ों का अनुकरण न करें, हमको ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मैं भी बाहर रह चुका हूँ, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि हमारे युवाओं को बोलना चाहिए कि अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, जैसा मैंने कहा, अपने एरिया को लीजिए और उसमें कुछ विकास करिए, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। और इसमें मैं समझता हूं देवरिया और कुशीनगर के खासकर जो छात्र छात्राएं हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ जुड़ गए हैं। उद्यमिता के माध्यम से देश बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और स्वावलंबी भारत अभियान के साथ 10 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, जो इर्द गिर्द के ज़िले हैं उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी तरह युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो आइए इस माध्यम से हम काम करें कि अवश्य सरकार का इसमें हिस्सेदारी है, लेकिन उसी के साथ साथ समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी जो जागृति यात्रा है युवाओं को उद्यमिता के जरिए भारत निर्माण से जोड़ती है। क्या आज के युवा के लिए तिरंगे का सम्मान करने का अर्थ सिर्फ ये है कि आप शिकायत करें या फिर समस्या को सामने लाएं या फिर समाधान का हिस्सा बनिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है? और दूसरों के लिए अवसर तलाशिए, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? देखिए, एक होती है एज यूथ इन ट्रांजिशन,
जो व्यक्ति 15 साल से लगभग 29 साल तक चलता है या मान लीजिए 25 साल तक चलता है, वो अभी एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है। उसके मन में कई व्यथाएं होती हैं, समाज भी उसको समझता है, वो समाज को समझ रहा होता है, परिवार उसको समझ रहा होता है, तो उसके मन में कई चीज़ें होती हैं। उस समय उसको ज़्यादा मेरे हिसाब से एक दिशा की ज़रूरत होती है, मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। और समाज अधिकांश मेंटरशिप करता है। मुझे भी मेंटरशिप मेरे गुरुओं से मिली, मेरे पिता माता से मिली। अभी भी हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कैसे न्यूक्लियर फैमिली नहीं कि लड़का अपने आप चला जा रहा है, बल्कि गाँव में तो इसका और प्रभाव है, क्योंकि गाँव में जो बड़े बुजुर्ग अपने गांव के होते हैं वो भी आपको अपनी मेंटरशिप देते हैं। तो इसी प्रकार का प्रयोग जागृति यात्रा है। जागृति यात्रा में हम लोग 500 लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। 500 लोगों का चयन, आपको ताज्जुब होगा, पिछले साल करीब 70,000 लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार अभी तक करीब 30,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। और 525 लोग होते हैं, उसमें करीब 40% महिलाएं होती हैं। एक पूरी ट्रेन में हम लोग उनका सफ़र करते हैं। 15 दिन चलती है, पहले 18 दिन थी, और उसमें लगभग 8,000 किलोमीटर हम कवर करते हैं। बहुत रोमांचक यात्रा होती है, लेकिन सबसे प्रमुख चीज़ उसमें ये होती है कि 75 ऐसे लोग होते हैं जो मेंटर होते हैं। तो 6 लोग एक सातवें मेंटर के साथ रात बिताते हैं, और उसके बाद एक 21 का ग्रुप होता है, उसमें साथ चलते हैं। तो जो एक संवाद होता है एक दूसरे के साथ, उसमें मेंटरिंग मिलती है। और ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों से मिलती है, एक दूसरे से मिलती है। मुझे अपने पड़ोसी से सीखना का ज़्यादा मेरे हिसाब से मकसद है, बनस्पत ये कि मैं किसी बड़े नारायण मूर्ति जी को ढूंढूं या किसी और व्यक्ति को ढूंढूं। तो मेरा सभी से आग्रह होगा कि आप जागृति यात्रा में अवश्य आवेदन दीजिए। उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, उसमें कोई हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग अपने छात्र छात्राओं का मेंटरिंग करिए, क्योंकि एक ऐसी नाजुक अवस्था होती है जिसमें हम लोग को उनके साथ चलना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। और रही बात जो आपने बोली कि सकारात्मक सोच से, बहुत आवश्यक है। युवा शक्ति को सकारात्मक सोच से ही हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए एक हम लोग को नैरेटिव बनाना पड़ेगा। इसका मैंने चर्चा अपनी सदन की स्पीच में कहा कि पॉजिटिव फ्रीडम्स, एक टॉम केलर उन्होंने बोला है कि फ्रीडम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बट फाइंडिंग द राइट वंस। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को, बंधनों को साथ लेके समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके जीवन में भी अर्थ आएगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। शशांक जी, आप युवाओं को रोजगार खोजने की बजाय रोजगार पैदा करने की प्रेरणा देते हैं, मैंने अक्सर आपको कहते हुए सुना है। तो छोटे शहरों के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए शिक्षा की बात करें, पूंजी की बात करें, तकनीक की बात करें या मार्गदर्शन की, किस तरह का बदलाव ज़रूरी है, किस तरह से उनकी हैंड होल्डिंग ज़रूरी है? देखिए, उसमें हमारा एक 7M प्रोसेस है जिसको मैं थोड़ा बताता हूँ, खास करके युवाओं के लिए। एक तो मोबिलाइजेशन है। अभी युवाओं को ये पता ही नहीं है कि इस प्रकार का भी विकल्प है। सब लोग समझते हैं कि मैं भी IIT के छात्र हूँ, तो जिया सराय में जाके 8-8 साल एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी करें किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि 1-2 साल दीजिए, उसके बाद अपने गांव आइए, वहाँ पर कई ऐसे रोज़गार के मौके हैं। तो मोबिलाइज़ करना चाहिए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, मेंटरशिप, मार्गदर्शन, जिसमें क्या आपको हल्दी की खेती से, हल्दी के उपज से अचार बनाना है, हल्दी का पाउडर बनाना है, अचार बनाना है, कुछ और बनाना है, मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा है मार्केट से जुड़ाव बहुत आवश्यक है। जब तक मार्केट से जुड़ाव नहीं होगा, कोई उद्यमी आगे नहीं बढ़ पाए। चौथा है पैसा। चौथा इसलिए क्योंकि पैसा तो एक माध्यम है कि जब मार्केट से जुड़ जाए तो आपका उद्यम बढ़े। पांचवा है माहौल, छठा है मित्र। ऐसे करके हम लोगों ने 7M की प्रक्रिया करी है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो जोखिम है, बड़े बड़े शहरों में जाके एग्ज़ाम देना, वो मेरे हिसाब से उद्यमिता से ज़्यादा जोखिम है। अगर आप अपने घर के पास, मेरे ही घर के पास किसी ने एक 300 लोगों का हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर मेरे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर यदि व्यक्ति 10, 15, 12 हज़ार रुपये पा रहा है, अपनी घर में अपनी माँ की रोटी खा रहा है, अगर उसकी शादीशुदा वो है तो अपने पति या पत्नी के साथ रह रहा है, और मेरे हिसाब से उस प्रकार के प्रयोजन में ज़ीरो एट्रिशन है। आज की तारीख में अगर किसी कॉल सेंटर में जाइए पुणे मुंबई में, तो एट्रिशन भयंकर होता है। यहाँ ज़ीरो एट्रिशन इसलिए है क्योंकि लोग अपने क्षेत्र में रह के सुखी हैं। इसी तरह सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है, अवश्य आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। मैं भी IIT JEE दे के IIT में गया था, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अन्य माध्यम हैं जॉब क्रिएटर बनने के, जिसके लिए आज की तारीख में हमारी सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, और हमारे जो समाज में जागृति यात्रा, उद्यम केंद्र वगैरह भी प्रोत्साहन के लिए एक साधन बने हुए हैं। बिल्कुल, आप जॉब क्रिएटर बनेंगे तो ना खुद को स्वावलंबी करेंगे, न जाने कितनों को रोज़गार देंगे। बहुत सुंदर है। अगर मैं नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्विज़ की बात करूं 2026 की, युवाओं को तिरंगे के इतिहास, उसकी जो ध्वज संहिता है, जो नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, उसकी गरिमा से युवाओं की भावनाओं को जोड़ना, और इसीलिए ये क्विज़ शुरू किया गया। आप मानते हैं कि स्कूलों का जो बेसिक एजुकेशन है उसमें भी इन चीज़ों की बारीकी से अध्ययन करना, कराना और इस पर लगातार कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी बच्चे
का जो भाव है वो अपने देश से जुड़ता है, तो मुझे लगता है कि जो तरक्की होती है वो फिर सीमाओं के पार होती है और फिर वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाती है। तो इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। तो स्कूल के करिकुलम में आप कैसे चेंजेस देखते हैं? मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें हमें करनी चाहिए। हमारी संस्कृति में जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इन चिन्हों में चिन्हित हैं, उसके बारे में हम लोग को और चर्चा करनी पड़ेगी। अशोक चक्र का जो मेरे पीछे पड़ा हो उसका क्या महत्व है, अगर हम लोग तिरंगे के कलर देखें उसका क्या महत्व है, अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दस्तावेज़ को देखें तो उसमें कई ऐसे चित्र हैं, उसका क्या महत्व है। इन सब चीज़ों पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है। तो इसमें हम लोग सांस्कृतिक रूप से अपने राष्ट्र से जुड़ेंगे तो हृदय से जुड़ते हैं। जब हृदय से जुड़ते हैं तो इमोशन आता है, जब इमोशन आता है तो दूरगामी सोच आती है, और बच्चों में ये हमें करना पड़ेगा। तकनीक तो ठीक है कि क्यों हरा था, क्यों सैफरन था, क्यों सफ़ेद था, लेकिन उसी के साथ साथ हमें उसके इतिहास पे जाना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ हम लोग असली इतिहास पे जाना पड़ेगा जो हमारी स्वतंत्रता का इतिहास है, आनंद मठ का इतिहास है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। तो मैं समझता हूँ वंदे मातरम का इतिहास है, और इसमें जो अभी विधेयक भी हमने पास किया उससे भी कुछ इसमें सहज मेरे हिसाब से प्रगति हुई है। लेकिन उसी के साथ साथ उसको सिर्फ सांकेतिक न करके हम लोग को राष्ट्र को समर्पित करना पड़ेगा अपने नागरिकों तक। और जो तिरंगा यात्रा करी गई है और जो तिरंगा फहराने की प्रक्रिया कुछ ही सालों पहले हमने करी है, उससे राष्ट्र जुड़ रहा है तिरंगे से। राष्ट्र कभी कभी तिरंगा हम लोग अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, भाई उनका फ्लैग है, उनके दफ्तर के सामने लगा है, अब तो सब अपने अपने घर के सामने लगा सकते हैं। तो तिरंगा से जो आत्मीयता बनी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था कि सब लोग अपने देश को अपना माने, ऐसा मत माने कि किसी और का देश है, कोई और सरकारी अफसर बनाएगा या कोई और कंपनी आके बनाएगी, वो तो आपका देश है। तो जब आप एक सिंबल से, और सिंबल सबसे बड़ा क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उससे जुड़ेंगे तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह अन्य राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे गाँव का नाम ही बरपार है, बरगद के पेड़ के पार। उसी के साथ साथ कमल का फूल भी हमारा एक राष्ट्रीय का वो है। कई ऐसे हमारे चिन्ह हैं जिसको लेके हम लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि अपने राष्ट्र से वास्तविक रूप से जुड़ें, उसकी संस्कृति से जुड़ें। ऊपर वाला जुड़ाव ना हो, सेल्फी वाला जुड़ाव आवश्यक है, मैं जेनजी को बोलना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो डीपर जुड़ाव है, जो कल्चरल जुड़ाव है, परिधान का जुड़ाव है, संस्कृति का जुड़ाव, वो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जो आत्मिक जुड़ाव है वो बहुत ज़रूरी है। आपने आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज़ाद भारत रेल यात्रा की शुरुआत की थी। आज देश जब 2047 के विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इन दोनों यात्राओं के बीच आप भारत की युवा पीढ़ी की सोच, आत्मविश्वास और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनिए? देखिए, लगभग मैं युवा ही था जब मैंने पहली यात्रा करी थी 30 साल पहले। तो मेरे मन में ये था कि जो एस्पिरेशन आज का है वो मेरे हिसाब से उस समय उपलब्ध नहीं था। मैं भी एक अच्छे प्रौद्योगिकी, एक IIT दिल्ली का मैं छात्र रहा था, मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिली उसके बाद, लेकिन उस समय मेरी आकांक्षा ये थी कि भाई नौकरी करके आगे बढ़ें। लेकिन आज जो मैं यात्रा में अपने यात्रियों को देखता हूँ जो मेरे साथ चलते हैं 5-8 हज़ार किलोमीटर 15 दिन, तो उनके मन में एक अलग उमंग है। वो चाहते हैं कि देश को कहीं और ले जाएं। और आज हमारा राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जो आकांक्षा हैं, जो एस्पिरेशन है, जो मनोकामना है, वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसके पीछे पीछे हम लोग क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि क्षमताओं में हम लोग को और अपने नागरिकों को लाना पड़ेगा, हम लोग को होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ सरकार करे, समाज भी करे, बाजार भी करे, कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर भी करे, ताकि उसमें हम लोग सब चीज़ मिला के चलें। और उसमें संस्कृति का बहुत बड़ा समावेश है। हमारी पार्टी तो आप जानती हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्बोधन करती है, लेकिन ये किसी पार्टी का मसला नहीं, ये तो देश का मसला है। अपनी संस्कृति से जो जुड़ेगा वो मैं समझता हूँ कि अपने देश से जुड़ेगा और देश के भविष्य के लिए उस प्रकार काम करेगा जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। बहुत सुंदर, आपकी बातें बहुत प्रेरणादायक हैं और आप तो युवाओं के लिए खुद ही प्रेरणापुंज है। शशांक जी, स्वतंत्रता दिवस है और हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संसद टीवी की ओर से आप देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, खासकर जेन ज़ी को, हमारे युवाओं को जिसमें बहुत ज़्यादा जोश है, सपने हैं, लेकिन उन्हें दिशा भी देना बहुत ज़रूरी है? मैं सभी छात्र छात्राओं, सभी युवाओं से खासकर अपील करूंगा, लेकिन सभी देशवासियों से अपील करूंगा, मत चूको चौहान। ये आखिरी मौका है देश बनाने का। अगले 15-20 साल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें चुनौती दी है कि 2047
तक हम लोग को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए हम लोग को अभी से लग जाना पड़ेगा, हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा। ये किसी सरकारी अफसर या किसी डीएम या किसी सांसद या विधायक का काम नहीं, सब व्यक्ति का काम है, सबका प्रयास आवश्यक है। और ये आखिरी मौका इसलिए है क्योंकि जैसे चीन की आबादी अब बूढ़ी होने लगी है, 20 साल बाद हमारी भी आबादी बूढ़ी होने लगेगी। अब से 21 साल बाद आइए जब हमारी 100वीं वर्षगांठ हो, तब आने वाले पुश्त हमें बोलें कि इन्होंने एक ऐसा मौका लिया था और उसके लिए हमारा तिरंगा, हमारा ध्वज बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। 185वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम की, उससे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के हम लोग देश के निर्माण का जो स्वप्न हम सब ने लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक भी क्षण छोड़े ना, दिन रात काम करें ताकि आने वाले समय में एक विकसित भारत का निर्माण हो। बहुत सुंदर। शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो आपने कहा कि एक आखिरी मौका है और दुनिया के तमाम बड़े देश जो हैं बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन भारत वो देश है जो सब में सबसे युवा देश है। युवाओं की जो तादाद है वो 60% से ज़्यादा है। वी आर द ओनली कंट्री इन दिस इंटायर वर्ल्ड जो सबसे युवा देश है। तो हमें अपनी इस युवा शक्ति और एनर्जी को, यही मौका है और सही मौका है, यही समय है, सही समय है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये विशेष संवाद आप संसद टीवी पर लाइव देख सकते हैं और इसके साथ ही संसद टीवी के जो तमाम यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं। तिरंगा की और तिरंगे के भाव को अपने दिलों में लेते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये प्रेरणा का वो पुंज है जो जीवन के हर कठिन मार्ग को आसान बना देता है। स्वतंत्रता दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं संसद टीवी की ओर से। नमस्कार।